आशा की आंखों में थोड़ा डाउट था, जैसे उसे लग रहा हो शायद कल रात कुछ हुआ था। पर कार्लाइस ने उसे याद दिलाया, हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, याद है ना? उसने शांत लेकिन फर्म टोन में कहा, तुम्हारा रोल सिर्फ कागज पर मेरी बीवी बनने का है था, और वक्त आने पर अलग हो जाना था। पर कुछ देर बाद कार्लाइस ने आंखों में एक थोड़ी थकान के साथ कहा, लेकिन लगता है तुम अपना रोल उतनी अच्छी तरह से नहीं निभा रही है। कोई भी तुम्हें देखकर नहीं कहेगा कि तुम मेरी वाइफ हो। आशा ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर गलती मेरी नहीं, आपकी है। आप खुद तो मुझे कभी अपनी बीवी जैसा ट्रीट करते ही नहीं। कार्लाइस ने उसके लफ्जों को थोड़ा इग्नोर करते हुए एक अलग मुद्दा छेड़ दिया। मुझे लगता है हमें र्यूमर्स फैलाना चाहिए कि हम दोनों सच में कपल बन गए हैं, कि तुम कल रात मेरे कमरे में थी और हम दोनों। उसने बात को वही छोड़ दिया, जैसे कुछ कहकर भी कुछ ना कहा हो। आशा एक पल के लिए चुप हो गई। दिल में थोड़ा गिल्ट था, पर हालत ऐसी थी कि और कोई रास्ता नहीं था। ये झूठ उनके बनाए हुए नाटक को बचाने के लिए जरूरी था। कार्लाइस के ऊपर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था, खासकर मैथ्यूज से, जो एम्परर के कान में बातें डालने लगा था। अगर टेम्पल ने उनकी शादी को इनवैलिड कर दिया तो सब कुछ टूट जाता। कार्लाइस को प्रीवोस्ट में लगाई हुई पूरी इन्वेस्टमेंट वापस लेनी पड़ती, और अगर एम्प्रेस को ये पता चल गया कि उसका बेटा किसी बैटलफील्ड पे जान दे सकता है और उसके साथ साथ उसके बारे में ये स्कैंडल भी है, तो मामला और बिगड़ सकता है। कार्लाइस ने कामली कहा, गैस तो यहाँ मौजूद ही है, र्यूमर्स फैलाना मुश्किल नहीं होगा। आशा ने घबराहट के साथ कहा, यह सही नहीं है। पर फिर भी उसने हाँ कर दी। दिल के एक कोने में डर था, लेकिन समझ गई थी कि अगर ये र्यूमर फैल गया तो एम्प्रेस का उनके शादी कैंसिल करने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। उसने थोड़ा सोचकर पूछा, प्रीवोस्ट में आखिर इन्वेस्ट कितना किया था आपने? कार्लाइस ने मुस्कुराकर कहा, मेरे फ्रेंडली अंदाज से धोखा मत खाना काउंटेस। कॉन्ट्रैक्ट याद रहो, प्रोफेशनल रहो। अगली सुबह हार्वेस्ट फेस्टिवल का दूसरा दिन था। र्यूमर आग की तरफ फैल गया। लोग हर जगह बस एक ही बात कर रहे थे, उन दोनों ने रात एक साथ बिताई है। जैसा उन्होंने प्लान किया था, सब कुछ उसी डायरेक्शन में गया। सबके डाउट्स, सबके सवाल खत्म हो गए। नीना मेट तक ये खबर पहुंची। वो अपने क्लासी अंदाज में दिखा रही थी जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से क्यूरियोसिटी छुप नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो सिसिलिया के पास गई और दोनों के बीच चुगली भरी बातचीत शुरू हो गई। सिसिलिया ने हैरानी से कहा, पर हिज हाइनेस तो काउंटेस की तरफ देखता तक नहीं था, और अब कह रहे हैं कि दोनों के बीच। नीना ने थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ ना पूरा सीन कैसे बाहर आया। एक्चुअली कपड़े बदलने वाली मेड को खुद हिज हाइनेस ने बुलाया था। इसी से समझ आ गया कि आशा के बदले कपड़ों के पीछे कोई मिस्ट्री नहीं बल्कि एक ऑर्डर था। मीना ने तब कंफर्म किया कि खबर झूठी नहीं थी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही था। सिसिलिया के लिए ये सुनना शौक था। उसका पूरा प्लान हिल गया। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि हिज हाइनेस कार्लाइस जैसे आदमी काउंट आशा जैसी लड़की के साथ हो सकते हैं। पर फिर उसने अपने लॉजिक से सोचा, कार्लाइस कोई आम आदमी नहीं है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, और ये ईमानदारी किसी दिन में नहीं जीती जाती। नीना ने अपनी यूजुअल गॉसिप टोन में कहा, मैं तो कहती हूँ वो हाइनेस भी उतने अच्छे नहीं जितना सब समझते हैं। पर सिसिलिया अपना ग्लास उठाकर पानी पीती हुई सीधे आंखों में देखकर बोली, र्यूमर्स हमेशा र्यूमर्स ही रहते हैं मीना। कोई भी सच्चाई उनसे ज्यादा डेलिकेट नहीं होती। और ये वाली मेट का नाम ना मीना है, ठीक है? मैंने बीच बीच में गलती से नीना बोल दिया था। सिसिलिया के अंदर थोड़ा सुकून आया। चाहे काउंट आशा कुछ भी कर ले, वो हेरारकी में उससे नीचे ही रहेगी। क्वीन बन भी गई तो भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती, उसने ऐसा सोचा। उसने अपने मन में एक जस्टिफिकेशन बनाई। लगता है उस काउंटेस ने अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में ये सब किया। कार्लाइस जैसे शरीफ आदमी को सेड्यूस करना
ताकि अपनी जगह सिक्योर कर ले। अगली सुबह गिल्स और लियोनिल हिज हाइनेस के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को धीरे से कह रहे थे, तू पूछना, नहीं नहीं नहीं, तू पूछ। आखिर हिम्मत करके गिल्स ने कहा, योर हाइनेस, हमने एक इंटरेस्टिंग खबर सुनी है। कार्लाइस ने अपने होठों पे हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा, कैसी खबर? लियोनिल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या ये सच है कि आपने कल रात काउंट आशा के साथ अम, कार्लाइस ने पूरी शांति से, जैसे कोई छोटी सी बात हो, कहा, हाँ ये सच है। दोनों तुरंत स्टन हो गए। गिल्स ने आंखों को फैलाकर पूछा, आप सीरियस है या कोई नशा वगैरह? कार्लाइस ने इंटरप्शन करते हुए कहा, बिल्कुल होश में था मैं। उनके सवालों का सिलसिला बढ़ता गया। श्योर था कि वो काउंटेस ही थी, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? कार्लाइस ने कैजुअल स्मर्क के साथ कहा, तुम लोग थोड़ा ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहे? रूम में थोड़ा साइलेंस छा गया। कार्लाइस ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर ये दोनों भी डायरेक्टली पूछने लगे हैं तो प्लान सक्सेसफुल है। रूमर्स ने कैसल का माहौल ही बदल दिया था। फेस्टिवल खत्म होने के बाद काउंटेस आशा को कार्लाइस ने बुलाया। जब मेड उसे लेने गई तो उसने कह दिया, हर मैजेस्टी को बुला लीजिए। कार्लाइस हंसी नहीं रोक पाया। हर मैजेस्टी, उसने रिपीट किया और जोर से हंस दिया। कैसल के सर्वेंट्स के बिहेवियर में क्लियरली बदलाव था। सबके चेहरों पर एक अलग सी इज्जत थी, जैसे वो काउंटेस अब सच में रॉयल फैमिली का हिस्सा हो। आशा तो वैसे ही थी, काम, कंपोज और थोड़ी ऑकवर्ड। कार्लाइस सोच रहा था, लगता है मेरी रेपुटेशन और भी बढ़ गई है। लोग सटल स्माइल दे रहे थे, अप्रूवल का, रिस्पेक्ट का। बस एक शक अभी भी बाकी था, एम्प्रेस। वो चालाक और समझदार थी और शक करना नहीं छोड़ती थी, पर अब लीगली वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैरिज अब ऑफिशियली एक्सेप्टेड थी। काउंटेस आशा दूसरी तरफ शर्म और कंफ्यूजन के बीच फंस गई थी। उसकी मेड नीना अब उसके साथ अजीब बिहेव करने लगी थी। हर वक्त ये कहती थी, हर मैजेस्टी अपना ख्याल रखिए, ये हर्बल बात ट्राई कीजिए, ठंड नहीं लगेगी। कहीं हर्बल मास्क, कहीं बालों के लिए कोई वियर्ड जेली। सब मिलजुल कर रॉयल केयर का नया लेवल बन गया था। कुछ दिन बाद कार्लाइस और काउंटेस का ऑफिशियल कपल पोर्ट्रेट लिया गया। आशा ने सॉफ्ट सिल्वर गाउन पहना था और कार्लाइस अपने सिग्नेचर डार्क कोट में था। दोनों को देखकर लगता था जैसे किसी पेंटिंग से निकले हो। कार्लाइस ने हल्का सा फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। लगता है तुम्हारी मेड्स ने कमाल कर दिया। काउंटेस ने एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा, मैं तो हमेशा ऐसी ही लगती हूँ योर हाइनेस। अगर ब्यूटी की तारीफ करनी है तो अपनी कीजिए। कार्लाइस के होठों पे एक मुस्कान थी। यह लड़की सच में एक पहेली है। ये जैसे उन दोनों के बीच एक अजीब तरह का फ्लर्टिंग सीन था। तभी एम्पेरियल पैलेस में एम्प्रेस ने लंच के लिए सब रॉयल लेडीज को बुलाया, जिसमें विवियाना भी थी, जिसे लगा उसे बुलाया गया है उसका मजाक बनाने के लिए। पैलेस के कुक ने एक नया स्नैक बनाया था जिसे सबको टेस्ट करना था। साथ में एक खास डिम्योर आइलैंड ब्लैक टी भी थी। सब लेडीज एक्साइटमेंट से बात कर रही थी। तभी एम्प्रेस ने एक कमेंट मार दिया, लगता नहीं कि मिसेस डेजलर जैसे मिस्ट्रेस को ऐसे ओकेजन पे बुलाया जाता है। सबको शॉक लगा, क्योंकि लॉरी, मिसेस डेजलर वैसे भी रियरली ही ऐसे गैदरिंग्स में आती थी। लॉरी ने कंपोज्ड रहने की कोशिश की और पोलाइटली जवाब दिया, चाहे सबके सवाल और टोन में थोड़ा सार्केज्म था। लॉरी ने कहा कि वो कब से सबसे मिलना चाहती थी, लेकिन अपनी उम्र की वजह से थोड़ा हेजिटेंट थी, क्योंकि वो सिर्फ 25 साल की थी, सबसे ज़्यादा छोटी। उसने सोचा कि एम्परर उसके फादर के बराबर की उम्र के हैं, पर फिर भी उसने ये जस्टिफाई किया कि अगर वो उनके साथ है तो कोई गलत बात नहीं। उसके मन में एक ही विचार था, जब वो एम्परर का बेटा देगी तब सबको झुका देगी। बातों के दौरान दो नोबल लेडीज आपस में फुसफुसा रहे थे कि एक प्रीस्ट अक्सर लेडी लॉरी के घर जाता है, जो कपल्स को कंसीव करने में मदद करता है। ये बात लॉरी के लिए
शर्मिंदगी वाली थी, क्योंकि उसका पति 60 साल का था और ये शादी खुद एम्प्रेस ने अरेंज की थी। एम्प्रेस ने सबको चुप करवा दिया और कहा, लेडी लॉरी एम्परर की फेवरेट है, उनकी माँ बनने की कोशिश गलत नहीं। लॉरी समझ नहीं पाई कि एम्प्रेस ने ये सच में कहा है या सार्केज्म में कहा है। उसके दिमाग में चल रहा था, क्या एम्प्रेस सच में चाहती है कि वो माँ बने? पैलेस लौटकर एम्प्रेस अचानक हंसने लगी, एक थोड़ा एविल टाइप हंसी, जिससे मेड भी कंफ्यूज हो गई। उसे अपने ही चालाक प्लान पे हंसी आ रही थी। कैसे उसने सोशल सर्कल में सिंपैथी और स्मार्ट इमेज बना ली, लेकिन उसे पता था ये काफी नहीं, उसे और बड़ा प्लान बनाना होगा ताकि वो कार्लाइस से बदला ले सके। इसी दौरान एक आर्टिस्ट पैलेस में आया, एम्पायर के टॉप 5 पेंटर्स में से एक, जिसका नाम फैबियन ड्रेस्को था। उसने कहा वो उनका कपल पोर्ट्रेट बनाएगा और कुछ वर्जन्स क्रिएट करेगा ताकि परफेक्ट वन मिल सके जिसमें उनका प्यार दिख सके। कार्लाइस और आशा दोनों एक दूसरे को देखा और सोचा, ये कैसे दिखाएगा जब ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। पेंटर अपना काम कर रहा था, पर एटमॉस्फियर ऑकवर्ड था। सिर्फ 2 घंटे गुजरे थे, पर लग रहा था जैसे पूरा दिन बीत गया हो। आशा बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। कार्लाइस ने पूछा, क्या हुआ आशा? तो आशा ने कहा, उसे अजीब लगता है जब कोई इतनी देर तक इसे घूरता रहे। वो शाय है और ऐसे सिचुएशन की आदत नहीं है। कार्लाइस हंस के बोला, उसके लिए तो बचपन से ही नॉर्मल है ये सब। 2 महीने बाद नवंबर खत्म हुआ और विंटर आ गई। आशा को बर्फ देखकर बचपन की यादें आई। उसके लिए स्नो एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि जब बर्फ पड़ती थी तब जंग थम जाती थी। पर उसने याद किया कैसे उस समय लोग ठंड से मरते थे, बच्चे और बुजुर्ग जम जाते थे। कार्लाइस ने उससे कहा कि अब सब ठीक है, सब रेडी है विंटर के लिए। आशा ने कहा, अगर मैं तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ तो बताओ। कार्लाइस ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक न्यू ईयर प्रेजेंट। आशा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? तो कार्लाइस ने मुस्कुराकर बोला, मैंने पहले ही मेंशन किया था ना, ये तुम्हारे लिए है। कार्लाइस मुस्कुराकर बोला, मैं सोच रहा था तुम्हें दिसंबर में एक गिफ्ट दूंगा, पर अभी मत सोचो, प्रेशर में। बस ये पैकेज खोल लो। आशा ने धीरे से गिफ्ट का बॉक्स खोला। अंदर एक बहुत ही सुंदर नेकलेस था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। कार्लाइस ने पूछा, तुम्हें मैजिक स्टोन के बारे में कुछ पता है? आशा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे पता है। कार्लाइस ने फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो फिर तुम समझ गई होंगी, इस नेकलेस में एक मैजिकल स्टोन लगा है। फिर उसने अपने हाथों से वो नेकलेस आशा के गले में पहना दिया और कहा, यह नेकलेस एक दिन तुम्हारी जान बचाएगा। आशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में ना कोई रोमांस था, ना फॉर्मल टोन थी, बस एक सच्ची चिंता थी। पहली बार उसने महसूस किया कि कार्लाइस के दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रोटेक्टिवनेस है। दूसरी तरफ सिसिलिया खिड़की के पास बैठी थी, ख्यालों में डूबी हुई। तभी एक सफेद पक्षी पाइपर आसमान में उड़ता हुआ उसके हाथ पर आकर बैठ गया। सिसिलिया मुस्कुराई, आज के लिए शुक्रिया पिप्पी। उसने पक्षी के पैर से एक छोटी सी चिट्ठी निकाली और पढ़ी। उसमें लिखा था, एक अफवाह चल रही है कि लॉर्ड कार्लाइस एक डीमन कारक को समन करने वाले हैं। ये बात बुक ऑफ हैमर के चैप्टर 4 पर आधारित है। इसका केंद्र एक टेम्पल है और एम्प्रेस इस र्यूमर का फायदा उठा रही है ताकि मध्यम वर्ग से असंतुलन पैदा हो। सिसिलिया ने गहरी सांस ली और लिखने बैठी, लॉर्ड एक डीमन बुला रहे हैं? क्या कोई ऐसी बकवास में विश्वास करता है? पर अगर मध्यम वर्ग सच में प्रभावित हो गया तो वे खतरनाक हो सकता है। मुझे लॉर्ड को बताना होगा। कुछ देर बाद वो कार्लाइस के पास गई और बोली, माय लॉर्ड, पीपी एक
परेशान कर देने वाली खबर लाया है। उसने चिट्ठी उन्हें दी। कार्लाइस ने पढ़ी और उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैं डीमन समन कर रहा हूँ, ये सब कैसे फैल गया? सिसिलिया ने समझाया। बुक ऑफ हैमर के चैप्टर 4 में लिखा है, डीमन कारक को बुलाने के लिए 100 लोगों का बलिदान, 10 टेम्पल्स में आग लगानी पड़ती है और बुलाने वाला कोई देवता का भक्त नहीं होना चाहिए। कार्लस ने थोड़ा सार्केज्म से कहा, तो क्या अब हम टेम्पल्स जलाएंगे? इस समय गिल्स और लियोनेल भी उनके साथ थे। गिल्स ने बोला, लोग कितने नाशुक्र हो गए हैं। हर जीत के बाद पहले वो लोग आपके लिए उत्सव मनाते थे, अब वही लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। लियोनेल ने कहा, हर बार जब आप विजय प्राप्त करते हैं लोग आपकी जय जय करते हैं, पर अब देखिए एक अफवाह ने सब बिगाड़ दिया। सिसिलिया ने कहा, ये खबर तेजी से इसीलिए फैली क्योंकि ये एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। लोग विश्वास कर रहे हैं और आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है। कार्लाइस ने ठंडी सांस लेकर कहा, बिल्कुल वही तो मैथ्यूस चाहता है, मेरी ख्याति का उपयोग करके अपनी इमेज बनाना, एक एंजल के रूप में। सालों से वो मेरे पीछे छुपा रहा। गिल्स ने कहा, ये सब एम्प्रेस का ही काम है। उसने उसे बैटलफील्ड से दूर रखा जिससे लोग उसका असली चेहरा देख नहीं पाए, इसीलिए आपका नाम एक अफवाह से बिगाड़ रहे हैं। कार्लाइस ने सोचकर पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? गिल्स ने जवाब दिया, हमें लोगों का भरोसा मजबूत करना होगा। एक ऐसा इवेंट लाइए जिससे सबको लगे कि आप आवश्यक है, इर्रिप्लेसेबल है। कार्लाइस ने गहरी सोच में कहा, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जगह बैटलफील्ड ही है। गिल्स ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, सब यही कहेंगे। कार्लाइस ने आगे झुककर कहा, तुम कह रहे हो कि हमें दक्षिणी क्षेत्र से युद्ध करना होगा? लियोनेल ने तुरंत कहा, क्या ये संभव है? कार्लाइस ने सख्त स्वर में बोला, नहीं, मैं बिना कारण के युद्ध नहीं छेड़ सकता। मेरा कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है, उन्हें खतरे में डालना नहीं। गिल्स ने समझदारी से कहा, ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, मेरा मतलब ये नहीं था कि हम जानबूझकर युद्ध छेड़ दें। मैं बस कह रहा था, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्लाइस ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सोचकर बोला, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो शायद हालत हमारे पक्ष में हो जाए, पर मैं अल्बेनिया का मामला पापा आने से पहले ही सुलझा चुका हूँ, तो अगले 3 साल तक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। गिल्स ने उसके निर्णय का सम्मान करते हुए कहा, मैं और राहें सोचता हूँ अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए। कार्लाइस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जल्द ही कैपिटल जाना होगा, वहाँ के सोशल सर्कल्स का माहौल समझना होगा और हाई प्रेस्ट गैब्रियल से भी बात करनी होगी। उसने सिसिलिया की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूँ लेडी डव। सिसिलिया ने नम्रता से हेड बॉ किया, ये तो मेरे परिवार का कर्तव्य है माय लॉर्ड, मैं खुश हूँ मदद करके। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम होगा तो ज़रूर बताइएगा। सिसिलिया जब निकली तो दिल में सोचती गई, लॉर्ड कार्लाइस में एक अजीब सी सॉफ्टनेस है। वार अनाउंस करना बुरा विचार नहीं होता, पर वो हमेशा आम लोगों की जान पहले रखते हैं। काश वो मेरे इरादे को समझे। कुछ दिन बाद कुछ गार्ड्स बर्फ हटा रहे थे। एक गार्ड ने कहा, अरे इधर भी बर्फ है, साफ करो। एक मजदूर उसकी तरफ देखा और इरिटेट हो गया और बोला, अब तुम मुझे बताओगे कहाँ साफ करना है और कहाँ नहीं? तो दूसरे गार्ड ने जवाब दिया, अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। दूसरा गार्ड हंसकर बोला, हमें मत सिखाओ ये सब तुम, हम यहाँ पर पहले से रह रहे हैं तो हमें सब कुछ आता है। तभी सारे गार्ड्स लड़ाई करने लग गए। सीन शिफ्ट होता है। लियोनेल ने ये सब कुछ पैरालाइज को बताया, यही सब हुआ था माय लॉर्ड।
मैंने कितनी बार कहा है, सबसे ज़्यादा परेशानी गार्ड्स ही करते हैं। शायद आप ही एक हो जिनसे वो डरते हैं, बाकी सब उनके लिए कुछ नहीं। कार्लाइस ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, क्या ये बात काउंट आशा तक पहुंच गई? लियोनेल ने हाँ में जवाब दिया। मोस्ट लाइकली माय लॉर्ड, अगर आप चाहें तो पहले उनसे खुद मिल लीजिए। कार्लाइस ने थोड़ा तंज में बोला, क्या मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ जो बुलाया जाता है? लियोनेल ने सीरियस टोन में कहा, अगर आप चाहे तो रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वरना ये ऐसा लगेगा जैसे हम सर्वेंट्स को डिसिप्लिन कर रहे हैं। पार्लाइस ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ संभल कर करना, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद कार्लाइस ने आशा को बुलाया। वह अंदर आई और अदब से बोली, क्या आपने मुझे बुलाया माय लॉर्ड? कार्लाइस ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हें सब खबर मिल चुकी है। मुझे मालूम है कि हमारे गार्ड्स ने झगड़ा शुरू किया है और मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। आशा ने नम्रता से झुककर कहा, मैं आपकी माफी खुशी से स्वीकार करती हूँ। कार्लाइस ने कहा, उनकी जुबान भी थोड़ी कठोर थी, उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। आशा फिर से झुककर बोली, थैंक यू माय लॉर्ड। माहौल थोड़ा टेंस था। लियोनिल चुपचाप सब देख रहा था। कुछ देर बाद कार्लाइस ने बोला, आज की घटना छोटी थी, पर आगे भी ऐसी चीजें हो सकती है। सिर्फ साथ रहो कहने से हल नहीं मिलेगा। आशा ने हाँ कहा, बिल्कुल सही। आगे के झगड़े शायद और बड़े होंगे। कार्लाइस ने सांस लेकर कहा, सही बात है। तभी लियोनेल ने एक सुझाव दिया, क्या हम उन्हें एक साथ ट्रेनिंग करवा दें? कार्लाइस और आशा दोनों उसकी तरफ मुड़ गए। आशा ने थोड़ा चिंता से कहा, पर क्या उससे और लड़ाई नहीं बढ़ेगी? लियोनेल ने समझाते हुए कहा, शुरुआत में हाँ, पर वो सोल्जर्स है, आपस में सीखेंगे और एक दूसरे की ताकत समझेंगे। कार्लाइस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो मेरी प्राइड पे चोट है। आशा ने तुरंत बोला, मेरी भी। कार्लाइस ने टीस करते हुए पूछा, ओह, मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारी आर्मी हमारी आर्मी से बेटर है? आशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर आर्मी वर्सेस आर्मी हुआ तो हम हारेंगे, पर वन ऑन वन हुआ तो मुझे नहीं लगता हम पीछे रहेंगे। कार्लाइस ने आईब्रो उठाई। रियली? आशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ऑफ कोर्स। लियोनिल फिर बोला, मेरा आइडिया ये है कि अगर दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करें तो उन्हें एक दूसरे की स्ट्रेंथ समझ आएगी और शायद रिस्पेक्ट भी डेवलप हो जाए। दोस्ती तब की शुरुआत हो सकती है। कार्लाइस और आशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें उसके वर्ड्स में लॉजिक दिख रहा था। कुछ दिन बाद लियोनिल, बस्टी और डेकर अपनी टीम्स के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिले। लियोनिल ने बस्टी को देखा और हल्की सी नफरत भरे टोन में बोला, इस ट्रबल मेकर को यहाँ किसने बुलाया? बस्टी मुस्कुराया, क्या हम फेमस नाइट के साथ ट्रेनिंग नहीं करने वाले हैं? उसी वक्त कार्लाइस और आशा ट्रूप्स के सामने आया। पूरा एरिया एकदम सीरियस हो गया। सब ने सैल्यूट किया और ट्रेनिंग शुरू हुई। कार्लाइस थोड़ा लीन होकर आशा से बोला, ये सब इम्प्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमेशा से ऐसे ही रहते हैं हम। कार्लाइस ने ट्रूप्स की तरफ देखा और जबरदस्त अथॉरिटी के साथ बोला, दोस्तों, मौसम आज सही है और तुम सब यहाँ एक साथ ट्रेनिंग के लिए आए हो। कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि दोनों आर्मीज मिलकर ट्रेन करेगी। जब प्रीवोस्ट की आर्मी अपनी छोटी संख्या की वजह से मुश्किल में पड़ती है, तो हमारी सोल्जर्स भी अफेक्टेड होते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। उसके बोलते ही कुछ सोल्जर्स बेचैन होने लगे। आशा ने धीरे से कहा, मुझे पता था बैकलैश आएगा। कार्लाइस ने इग्नोर किया और कॉन्फिडेंट टोन में बोला, ये नया सिस्टम प्रीवोस्ट के मेथड्स को हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कंबाइन करेगा। तभी कुछ सोल्जर्स गरजने लगे, हम उनके तरीके क्यों फॉलो करें? वो तो एक प्रॉपर आर्मी भी नहीं है। कार्लाइस ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम में से कोई एबेंडन लैंड्स के ट्राइब्स को प्रीवोस्ट के गार्ड से ज्यादा जानता है? सब ने एक साथ बोला, नहीं। वार का मतलब है अपने एनिमीज को समझना। कार्लाइस ने जोर से कहा, बारबेरियंस के पास स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर हम
कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में फंसे रहे तो हम इजीली अटैक हो जाएंगे। इसलिए जिनको उनका स्टाइल पता है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। आशा सोल्जर्स को देखते हुए बोली, अगर मैं टॉप कमांडर होती तो ये लोग इतनी आसानी से एग्री नहीं करते। कार्लाइस मुस्कुराया, जो एनिमी को बेटर समझता है उसे ही लीड करना चाहिए। आशा हंसी, तुम इतने जिद्दी भी नहीं हो जैसे लगते हो। कार्लेस ने फिर बुलाया, सर सोलोन, जो हेवन गार्ड के कमांडर थे। यहाँ का माहौल थोड़ा टेंस लग रहा है, क्या तुम स्पेरिंग करना चाहोगे? सोलोन ने आंख उठाई, बदला लेना चाह रहे हो? कार्लेस ने एक स्टिक उठा ली, अगर तुम्हें लगता है तो ट्राई करके देख लो। दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई। सैलोन ने दो स्टिक्स से अटैक किया, लेकिन कार्लाइस हर मूव को एफर्टलेसली ब्लॉक कर रहा था। सैलून ने कहा, अभी से क्यों इतना टफ हो रहे हो? कार्लाइस ने एक शार्प मूव मारा, मैंने वॉर्न किया था। वैसे तुम्हारा टेक्निक बेटर हुआ है, लेकिन पावर कम हो गई है। इन फाइनल स्ट्राइक के साथ सैलून पीछे गिर गया। उसने हाफते हुए कहा, ये इंसान इतना फास्ट कैसे मूव करता है? बस्टी बोला, मैं तो मर जाता अगर सामने होता। डेकर बोला, कम से कम लॉर्ड कार्लाइस थोड़ा थोड़ा गैप कम कर रहे हैं। आशा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ धीरे धीरे। रात को आशा कैंडल लाइट में डेकर के सामने बैठी थी। दोनों कुछ डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे थे। डेकर ने साइन करते हुए बुक बंद की। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देख लेंगे। आशा ने कहा, थैंक यू डेकर। जाते जाते डेकर रुक गया। आशा, तुम ठीक हो? आशा पल भर के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, पता नहीं, कह नहीं सकती कि सब ठीक है या नहीं। ट्रेनिंग से हमारी रिश्तेदारी ठीक हो रही है। प्रीवोस्ट में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, पर दिल में अजीब सी फीलिंग है। वो कुछ देर चुप रही, कैंडल की लाइट में सोचती हुई। डेकर ने उसकी तरफ देखा, मुझे भी पूरा यकीन नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता सब इतनी जल्दी बिगड़ेगा। आशा मुस्कुराई, आंखों में थोड़ा दुख था, शायद, लेकिन गारंटी भी तो नहीं है। जैसे वो आदमी जो पहले हमें देखना भी पसंद नहीं करता था और अब रीबिल्ड में मदद कर रहा है। थोड़ा मूड हल्का करते हुए आशा बोली, अनएक्सपेक्टेड चीजें कभी भी हो सकती है, अब देर हो गई है। डेकर बोला, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए आशा। फिर उसने धीरे से आशा का हाथ पकड़ा, अपने इमोशंस अंदर मत दबाओ, जब वो फूटेंगे तो सबसे गलत वक्त पर। आशा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तो फिर बताओ, मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल। डेकर का एक्सप्रेशन नरम हो गया, तुम जानती हो, बस मान नहीं रही। क्या ये सब लॉर्ड कार्लाइस की वजह से है? आशा एकदम से रिजिड हो गई, फिर नजर हटा ली। हर बात उसी पर क्यों लाते हो? मुझे समझ नहीं आता तुम मुझसे सुनना क्या चाहते हो। डेकर फिर भी शांत रहा, पर उसका टोन अब थोड़ा फर्म था। क्या उसने तुम्हारे प्राइड हर्ट किया है? आशा ने मुंह फेर लिया, जवाब देने का मन नहीं था। डेकर का वॉइस सॉफ्ट हो गया, आशा, मुझसे ये सब छुपा क्यों रही हो? तुम जानती हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। कुछ पल चुप रही आशा, फिर एक थका हुआ साइन निकला, बस पता नहीं, अब सब कुछ बेटर है। लोगों का सपोर्ट बढ़ गया है, नए लोग ग्रो कर रहे हैं। वो सपने जो हमने सालों पहले देखे थे अब सच हो रहे हैं। मुझे खुशी है सच में। पर डेकर ने पूछा, पर क्या? आशा ने आंखें झुकाकर कहा, पर दिल का एक हिस्सा चाहता है कि मैं ये सब अपने दम पर करती, क्योंकि अगर कार्लाइस की मदद ना होती तो प्रीवोस्ट। डेकर ने उसकी बात काट दी, सर हिलाकर बोला, तो यही चीज परेशान कर रही है तुम्हें? आशा, भूल गई क्या बैटलफील्ड से लौटने के बाद क्या हालत थी? आशा थोड़ा हैरान होकर बोली, क्या कह रहे हो तुम? डेकर ने थोड़ा जोर से कहा, हम जिंदा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी दाव पर लगाई थी, चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो। तुमने अपने आप को कुर्बान कर दिया था सबके लिए। तुम ना होती तो आधे लोग इस विंटर में ही मर जाते। तुमने सबका फ्यूचर बदला है। तुम हो आशा, परवेज, ना कि कार्लाइस इवारिस्टो। उसके वर्ड सुन के
आशा की आंखें भर गईं। धीरे से बोली, थैंक यू। फिर अपने आप को संभालते हुए सोचा, वो सही कह रहा है। मैं प्रीवोस्ट की लॉर्ड हूँ। चाहे कार्लाइस के फंड से कुछ बदला हो, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाने वाली मैं हूँ। मुझे अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। कुछ महीने बाद अप्रैल के एंड में आशा और कार्लाइस एक बड़ी खिड़की के पास खड़े थे। नीचे पूरा किंगडम दिख रहा था। आशा ने स्पाई ग्लास उठाया और आउटस्कर्ट की तरफ देखा। वह कुछ अजीब लग रहा है। कार्लाइस ने उसे ग्लास लिया और वही स्पॉट दिखा। तुम सही कह रही हो, पिछली बार ऐसा नहीं था। बर्फ पिघल गई है। जमीन भी अब स्टेबल लग रही है। मूवमेंट पॉसिबल है। आशा ने थोड़ा डाउट भरे टोन में कहा, मुझे नहीं लगता बात इतनी सिंपल है। एबंडन लैंड्स के बारबेरियंस के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि कुछ ऐसा बना सके। कार्लाइस भी सोच में पड़ गया। ये चीज गाड़ी से बड़ी है, पर मर्चेंट के कैरेज से छोटी। लगता है जैसे हड्डी से बनी कोई स्ट्रक्चर हो। आशा ने कहा, क्या ये ग्रूम्स हो सकते हैं या कोई और ट्राइब? कार्लाइस ने पूछा, तुम्हें लगता है कोई और ग्रुप है? आशा ने सिर हिलाकर कहा, पता नहीं। उन फॉरगेटन लैंड्स के बारबेरियंस अक्सर मिक्स होते हैं, पर वो कभी किसी और ट्राइब के अंदर काम नहीं करते।